अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरा अहमद कसाना। डीजीआईएसआई के हवाले से जो काफ़ी दिनों से खबरें चल रही हैं, उसका ज़रा तजिया करेंगे कि क्या डस्ट जो है वो सेटल हो रही है, हो चुकी है या नहीं हुई है। क्योंकि अभी तक जो मामलात हैं वो कहते हैं ना कि हैंगिंग इन द बैलेंस की सिचुएशन में है। कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। समरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहुंच गई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में। पहले भी कहा गया था कि पहुंच गई है। तो हकायक क्या हैं और ये मामला किस तरह चल रहा है, एक तो इसका तजिया करेंगे। दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। आपको मालूम है कि 20 अक्टूबर को मुलाकात होने जा रही है मॉस्को में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की, और उसमें क्या होगा और उसमें से कुछ बरामद होगा कि नहीं होगा। रिकग्निशन का मसला जो है उसका कोई हल निकलने जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विंटर चूंकि शुरू होने वाला है, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डेवलप हो जाए। इसका क्या बनेगा? और साथ-साथ एक और सिलसिला जो है वो है कि भूटान और चाइना के दरमियान एक बॉर्डर एमओयू जो है वो साइन हुआ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 400 किलोमीटर की जो सरहद है भारत के साथ भूटान के साथ चाइना की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए भी और भूटान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और आपको पता है 1949 की एक ट्रीटी है जिसके तहत भूटान जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज जो हैं वो इंडिया की मर्जी से तय करने का बाउंड है। तो उसमें क्या सूरत हाल बनेगी, और फिर जो चाइना चाह रहा है क्या वो उसको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और चाइना के बाय द वे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो भूटान के साथ नहीं है। वाहिद हमसाया है जिसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ये कैसे आगे जा रही है, इसका सारा तजिया करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सलीम कंवर भट्ट साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। ब्रिगेड साहब, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो डीजीआईएसआई का मसला है, ये कितना बड़ा मसला था कि जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा। क्यों इतनी बड़ी एक फॉग क्रिएट कर दी गई है, उसमें लोग जो हैं वो मुख्तलिफ क्या सराहियां कर रहे हैं, मुख्तलिफ टामक टोइयां भी मार रहे हैं। तो इसमें क्या सूरत हाल क्या है, क्या चीज माने है कि अभी तक चीजें जो है वो सेटल नहीं हो पा रही। थैंक यू शाह साहब। लास्ट जो मेरी आपसे किसी प्रोग्राम में बात हुई थी तो मैंने इसको बड़ा आसान तरीके से एक्सप्लेन किया था कि प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद मीडिया स्पेकुलेशन। लेकिन मीडिया को मैं ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मीडिया का तो काम है खबर निकालना और खबर फैलाना। हाँ। लेकिन उसके छोटी सी खबर थी जिसको वो उछाला गया, इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन की गई कि उसकी लिटिल बैकलैश बन गई, जो कहना चाहिए वो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे सामने आ गई। एक प्रोसीजरल बात थी। जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि एक रूटीन एक चल रही है जो जब से पाकिस्तान में ये आईसीआई की अपॉइंटमेंट है वजीर आजम की डोमेन में दी गई। तो जो भी नाम होते हैं आर्मी चीफ जाते हैं, नाम लेके डिस्कस करते हैं, उस पर डिबेट होती है, डिस्कस होता है और फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि जी ओके ये वाला बंदा जो है इसको अपॉइंट कर दिया जाए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एक दो बीच में जनरल जिया भट्ट को नवाज शरीफ साहब ने या लगाया था, तो जनरल कल्लू। सुलेमान कल्लू को बेनजीर साहब ने लगाया था। उसके अलावा सारा ये रूटीन मैटर पे चलता रहा। इस दफा ये हुआ, एज पर माई नॉलेज, ये डिस्कशन जो थी नाम पे हुई, आर्मी चीफ को नोट मिल गई। उसके बाद भी उन्होंने काफी दिन इश्तियार ने वेट किया, फिर आर्मी चीफ ने पीएम को रिमाइंड कराया। लेकिन फिर भी वो नोटिफिकेशन वगैरह की वो सिलसिले की पर बात चल निकली। लेकिन वो ये से पहले जब उन्होंने नोट दे दी तो एसपीआर ने उसके 3 या 4 दिन के बाद वो पोस्टिंग जो थी इंटरलिंक थी, बिकॉज 4 पोस्टिंग आपको पता है, कराची है, पेशावर है, एनडीयू, आईएसआई है, ये चारों आपस में रोटेट हो रही है। तो वाई डिलेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, चारों पोस्टिंग जो है वो अभी लिम्बो में है। यानी तो उसमें 2 कोरियन अफेक्टेड यूनिवर्सिटी जो कि करियर बिल्डिंग प्राइम इंस्टीट्यूशन है और आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, तो चारों इस वक्त एक लिम्बो की हालत में, जो कि अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। एज ऑफ नाउ आप जानते हैं बहुत सारे प्रोग्राम लोग कर रहे हैं और उस पर सारी क्या सराहियां हैं।
इसके लिए फॉर एंड अगेंस्ट लोग बोल रहे हैं, वो सारे स्पेकुलेटिव हैं, नॉलेज बेस्ड नहीं है। मैं चूंकि इस इदारों में रहा हूँ, फौज से मेरा ताल्लुक है, ईसाई में भी है एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि मुल्क के लिए, कौम के लिए, इदारों के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एक सिस्टम जो है उसमें कोई स्पैनर नहीं आना चाहिए। हाँ, ठीक। ये स्पैनर अंदर से आया है, उसके भी कुछ परसेंटेज होगी। इस स्पैनर को फेंकने में कुछ बाहर की ताकतों का भी हाथ होगा। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम खेली गई है कि एक अनड्यू कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब चूंकि ये कंट्रोवर्सी बन गई है, जो कि नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे रेजोल्यूशन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। उसकी पहली मिसाल ये है कि आज नेशनल जो एनओसी क्या एनसीओसी, बोलते हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी, एनसीओसी। उसमें प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ आज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो ब्रीफिंग्स हुई हैं। तो एज फार एज रिलेशन बिटवीन आर्मी एंड प्राइम मिनिस्टर आर कंसर्न, दे अपीयर टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। जो ये लिम्बो बना हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ ये रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें जो भी डिले कॉज हुई है या हो रही है अनवांटेड है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि बाय एंड ऑफ थर्ड वीक ये तमाम जो मसला बना हुआ ये हल हो जाएगा। लेकिन आप देख लें इसका पॉलिटिकल, मैंने का माइलेज लेंगे फौरन वो लोग जो बिल्कुल डिस्कार्डेड है। तो आपने उसका अगले दिन 24 घंटों में देख लिया कि जमात इस्लामी, पीडीएम, वो सारे जनाब, किसको अचानक महंगाई नजर आ गई, किसको बिजली का बिल याद आ गया, तो हम सड़कों पे आएंगे, हम ये करेंगे। तो फिर ये होता है कि जब इस तरह इंस्टीट्यूशन आपस में लॉक जैम में जाते हैं तो फिर इसकी पॉलिटिकल बैकलैश आती है। और लेकिन इसका लेकिन इदराक मेरे सिटिंग साहब, एक चीज इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखें, कहीं कोई ना कोई धुआं उठता है तो उधर से महसूस होता है ना कि कुछ ना कुछ चिंगारी थी वहां पे। अब ये जो एक सिस्टम है जो बना हुआ है डीजीआई की अपॉइंटमेंट का, इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं है? अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो इनके प्रेडिसेसर थे, जो प्रेजेंट डीजीआईएसआई हैं, उनके जो उनसे पहले थे, जो आसिम जो थे, उनकी दफा कौन सी समरी आई थी? उसकी दफा भी कोई समरी नहीं आई थी। इनकी अपनी दफा कौन सी समरी आई थी? उसमें भी कोई समरी नहीं आई थी। तो ये अब क्यों समरी मांग रहे हैं? क्यों? मैं मेरा मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं कर दिया जाता? क्यों नहीं इसको सिस्टमैटिक तरीके से एक चीज़ बता दी जाती कि जी अच्छा जी ये तरीका होगा, आज के बाद हम ये इस तरह करेंगे और ये हमारा तरीकाकार होगा, समरी इस तरह भेजी जाएगी, इस तरह आप करेंगे, ये सब कुछ होगा। इसको वेग क्यों रखा गया है? आई थिंक वीकनेस जो है ये बाई प्रोडक्ट है इस लॉक जैम का। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें डिस्कशन एज पर प्रोसीजर हुई हुई होगी। उसके बावजूद किसी ने स्पैनर फेंका और वो स्पैनर जो इंटरनल है वो मिनिस्टर के, उनमें से किसी ने ये गेम खेली। और वो है एक छोटी ख्वाहिश के लीजिए या अपनी मर्जी का होगा, और उसकी जो अपनी उनको सिक्योरिटी के लिए। मिसपरसेप्शन होती है कि वो हमें सर्व करेगा, ये ऐसी ख्वाहिशात होती है। आईजी पुलिस मेरा मर्जी का होगा, डिप्टी कमिश्नर मेरी मर्जी का होगा। फौजी इदारों को आप इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, और जिस पॉलिटिशियन ने कभी भी कोशिश किया हो हमेशा उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान में फौज, आईएसआई वो वाहिद इदारे हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर चलते हैं, और इसी से मुल्क की सलामती जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अगर उसमें आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंसर्ट करेंगे तो वो मुल्क और इदारों का नुकसान होगा। जिस किसी ने भी प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस किया और उनको मिसट्रीट किया, उनको डी ट्रैक किया, तो उसने कोई ना तो उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर फेवर की है, ना गवर्नमेंट को फेवर की, और ना ही इदारों को फेवर की है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अब इसमें देखें कि जैसे ये लॉक जैम बना तो 24 घंटे के अंदर किन किन मुल्कों के जो सफीर थे वो किन किन लोगों को मिल गए। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स किन लोगों को मिल रहे थे, वो तमाम अपोजिशन छोटी बड़ी जमातें जिनको वैसे वो जानते भी नहीं है, हाँ, और जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमा चल रहे हैं, वो जा जाके उनको मिल रहे थे। हाँ। तो जब मैंने कहा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो वो मैं दोनों तरफ इशारा कर रहा था, और मैं इसको यहीं तक रखना चाहता हूँ। अदरवाइज आई हैव लॉट ऑफ डिटेल्स, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि जो चीजें इशारा ही कर देना काफी होता है कि इस तरह की चीजें किसी मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का एक बड़ा पिक्चर चल रही है जिसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। हाँ, जब अभी वेंडी शर्मन आई थी तो उसने कहा था कि एक मैं हाँ, काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज ऑल अबाउट इट। बाकी इंडिया भी हमारा जो है था, हमारा वो है, तो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं इंडिया है।
हाँ, जब ये सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान को भी आपने वो डेनियल मार्की ने आज मेरी ट्वीट पढ़ी आपने होगी, उसने बड़ा खतरनाक आर्टिकल लिखा है कि यूएसए पेरेनियल प्रॉब्लम पाकिस्तान, तो उसमें जितनी हाँ, पॉइजनस उसने जहर अफशानी की है वो हाँ, पढ़ के बंदे को बड़ी गुस्सा आता है कि इतना ज्यादा भी किसी लिखने वाले को इतना बड़ा मुनाफिकत, इतना बड़ा हिपोक्रेट नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए। हाँ, लेकिन दैट इज हाउ ये जो नैरेटिव स्प्रेड किए जाते हैं, इन वो उसी सारों तरीके को अगर आप डॉट्स को मिलाएं तो ये जो अभी सिचुएशन बन रही है पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी, इसके इंटरनली वो जो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं ना इमरान खान, हाँ, वो ये हाँ, काम करते हैं, उनसे काम लिया जाता है। हाँ। और एक्सटर्नली जो होता है वो यहाँ जितने डिप्लोमेट्स होंगे एड वालों की शक्ल में आए होंगे वो सारे देखेंगे फौरन वो अपने बिलों में से निकलते लेकिन हैं आप आपने और वो मिलेंगे। की जो बात आप कर रहे हैं, जो नाज़िम अल-उमूर साहिबा जो मिली हैं, स्पेशली विद मरियम, मुझे ये बताएँ कि जी जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, उनके साथ जी डिप्लोमेट्स का और हाईएस्ट लेवल के डिप्लोमेट्स का जाके मिलना, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए कि भई आप किस कैपेसिटी में जाके और किस तरह क्रिमिनल्स को मिल रही हैं? ठीक है, पब्लिक डिप्लोमेसी दैट्स फाइन, हमें कोई इतराज़ नहीं है उसके ऊपर। लेकिन जाके क्रिमिनल्स को मिलना जो है, ये तो मेरा ख्याल है कि इस पे प्रोटेस्ट बनता है। जी, बनता भी है और इसकी इजाजत भी नहीं देनी चाहिए। देखिए ये जितने डिप्लोमेट्स होते हैं जहां जहां ये जाते हैं बेसिक क्लियरेंस मिलती है, फ्री फॉर ऑल कंट्री नहीं है। तो ये इस तरह के जो डिस्प्यूट जिसको मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, बजाय इसमें पढ़ने के अगर आप अपने मुल्क को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये हाँ, तमाम छोटी बड़ी बातों को जेहन में रखना चाहिए। मैंने आपको पीछे एक आर्टिकल पढ़ने के लिए भेजा था, वो मिशन आने का ऑपरेशन करने का अफगानिस्तान, भी हाँ, तो वो सारा मैंने बताया था वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन करेंगे, हाँ, किस तरह आपको इकोनॉमिक कोएशन करेंगे, आईएमएफ कैसे बाजू मरोड़ेगा, एफएटीएफ आपकी बाजू, वर्ल्ड बैंक आपको एब्सोल्युटली, तंग करेगा, एब्सोल्युटली, आपको धमकियां मिलेंगी, आपको यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको तमाम ट्रोजन हॉर्सेस जो है इनको यूज करेंगे, आपके बॉर्डर क्रॉसिंग कराएंगे, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। तो ये सारी एक्सपेक्टेड चीजें हैं, हाँ, लेकिन जिस इदारे ने ये काम करने को रोकना है और इनको लड़ना है वो फौज और आईएसआई है। जब आपने उसी को लिम्बो में कर दिया तो आप तो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। हाँ, तो ठीक दैट बात इज है, व्हाट माय पॉइंट इज कि ठीक प्राइम मिनिस्टर को इतना इदराक होना चाहिए कि मैं ये जो कार्ड गलत खेल बैठा हूँ, मुझे सबसे पहले इसको ठीक करना है। और मैं चूंकि पीटीआई का सपोर्टर और वोटर भी हूँ, मैं खुल के कहता हूँ सोफा, तो प्राइम मिनिस्टर को मैंने ओपनली ट्विटर पे ये एडवाइस दी है कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं, जिसने भी मशवरा दिया वो आपका साथी नहीं है, वो हाँ, दुश्मन के हाथों में आपको खिला रहा है। तो प्लीज वेक अप एंड रिजॉल्व दिस इशू इमीडिएटली। ये आपकी ईगो का मसला नहीं है ना किसी और का, ये और फिर इदारों की फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम है। फंक्शनैलिटी का प्रॉब्लम है और इदारों की फंक्शनैलिटी जो है वो ये जादू टोनों से या पुतलियों वगैरह से उनसे करवाने की बजाय मेरा ख्याल है कि अपनी क्रिटिकल जजमेंट से करनी चाहिए। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ इस तरह, ये आई डोंट बिलीव दिस काइंड ऑफ स्टफ। जो एक अच्छा मुसलमान होता है वो सिर्फ हाँ, अल्लाह पे ईमान रखकर अल्लाह से मदद मांगता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी हर तकरीर के शुरू में या या नअबुदु व कनाबू इय्याक नस्तईन, हाँ, ऑल्दो वो प्रोनाउंसिएशन हमेशा गलत बोलते हैं, हाँ, या नअबुदु है, बदो नहीं है, तो वो हाँ, हमेशा गलत बोलते हैं, या नअबुदु व इय्याक नस्तईन। बिल्कुल तो सही। जब वो कहते हैं तो फिर उस पर अमल भी करें ना, फिर पीरों मुरीदों और ये जो बाकी हाँ, अफवाहें उड़ी हुई हैं उसको डिस्पेल करें और लोगों को बताए डिस्पैच नो आई एम नॉट डूइंग इट, मैं हाँ, अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ। लेकिन अल्लाह से मदद मांगे तो अपने इदारों को मजबूत करें, मजबूत करें। डिस्प्यूट्स बिल्कुल ना सही, क्रिएट करें। और सही बात। ईगो को इदारों में कोई ईगो नहीं होती। इस रास्ता मैं बताऊँ, इदारे देखें, कोई आज एक जनरल आईएसआई में है, कल वो कोर में है, कोर में वो आईएसआई में, ये हमारी रूटीन लाइफ है, हाँ, हमारे लिए इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन ये सिविलियन जब इसको स्पेकुलेट करके मसालाबाजी रंगबाजी शुरू करते हैं तो हाँ, उसमें बड़ी बदमजगी पैदा होती है। और ये पहली दफा इस स्केल पे हुआ है जो मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, सही तो बात। ये नहीं होना चाहिए था। कोई बंदे किसी इंसान के साथ कोई इदारा जो है वो जो है हॉस्टेज नहीं है। लोग आते हैं, हम अपनी अपनी सर्विस बिल्कुल सही। करके रिटायर होते हैं, हमें हमसे बेहतर लोग रिप्लेस कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और ठीक बात। देखें ह्यूमन प्रोग्रेशन, इंसानी इर्तका जो है वो हमेशा ये है कि जो बंदा मुझे रिप्लेस करेगा नई जनरेशन में मेरे से बेहतर है तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर मैं बिल्कुल, ये समझूं कि मैं सबसे बेहतर और मेरे बाद जो है वो मेरे से कमतर है, तो फिर हाँ, मैं जो स्टेट ऑफ डिनाइल में हूँ, मैं बिल्कुल, कुदरत को डिनाई कर रहा हूँ। तो एब्सोल्युटली हर इसको इसी तरह लेना चाहिए कि आज कोई जनरल है वो चला गया तो जो दूसरा आएगा उससे बेहतर होगा। बेहतर होगा। तो इसको इसी को प्रोग्रेशन कहते हैं। और नेचुरल फंक्शनिंग इदारों की या हुकूमत जनरेशन
जनरेशन पहले वाली जनरेशन से बेहतर होनी चाहिए, सही बात होगी और होनी चाहिए। इंशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान की बात कर लेते हैं ब्रिगेड साहब, कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है अ, वो वरीसम है, क्योंकि मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं वो आप देखें कि अभी तक रिकग्निशन के हवाले से कोई भी कंट्री जो है वो स्टेप अप नहीं कर रहा। कोई भी तैयार नहीं है कि पहला कम से कम एक स्टेप ले लिया जाए कि जी उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इस तरफ कोई भी नहीं बढ़ रहा। 20 तारीख को मॉस्को में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के, इंडिया को भी इनवाइट किया गया है उसमें। तो क्या सूरत-ए-हाल है? किस तरीके से उधर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस तरह मैंने कहा कि वो भी डेवलप हो रहा है। तो ये चीज़ें किस तरफ बढ़ रही हैं? जी। अफगानिस्तान की सूरत हाल मेरा ख्याल है बिल्कुल वैसे ही हो रही है जिस तरह हमारा एस्टिमेट था। इसको अबेंडन किया जाएगा। अमेरिका या उसके जो हलीफ हैं वो हुँ, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो वापस अफगानिस्तान में आए इन द गार्ब ऑफ ह्यूमन एड, एड एजेंसी के तौर पे आए, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के लिए आए, हुँ, ताकि वो यहाँ पे स्टेक होल्डर के तौर पे कदम जमाएं और अपना जो चीन या रूस को कदम ना जमाने दें। बिगर गेम ये है। बाकी जो आपकी बातें हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएंगे, तो 20 साल में जितना बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे हुआ है अफगानिस्तान में, अब वो तो नहीं हो रहा ना। नो हुँ, बडी इज किलिंग ह्यूमन बीइंग है। हाँ। तो वो ये बातें ठीक है, मौसम ठंडा हो जाएगा किलिंग्स तो तो वैसे ये जब किलिंग्स से तो जमीन किलिंग्स बनी तो है ब्रिगेड साहब हो रही हैं, हर हफ्ते हो रही हैं, हर जुम्मे को हो रही हैं। जिक्राई जा रही है, हो नहीं रही, कराई जा रही हुँ, है। और वो एक खास तबके को हमारे शिया भाइयों को मारा जा रहा किया जाता है। जी आईएसके ने किया। आईएसके किसकी प्रॉक्सी है सारी दुनिया को पता है। हुँ, पाकिस्तान में भी ये कराए जाते हैं और ये इसलिए होता है कि शिया सुन्नी फतवाहत कराए जाएं। बेसिकली क्या है, ईस्ट और नॉर्थ को बाकी रेस्ट ऑफ अफगानिस्तान को आपस में लड़ाया जाए, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जाए। तो ये हो नहीं रहा है इस रात साहब, ये थ्रू प्रॉक्सी कराया जा रहा है। हुँ, अगर ये 20 साल या जंग लड़ के 500 आईएसके को खत्म नहीं कर सके, अलकायदा को खत्म नहीं कर सके, तो फिर ये 20 साल यहाँ घास काटने आए हुए थे या चर्च बेचने आए हुए थे या यहाँ पे ड्रग्स का बिजनेस करने आए हुए। आप देख रहे हैं कि इनके भेजी हुई हेरोइन के कंटेनर जो है वो इंडिया की पोर्ट से कंटेनर 40-40 फीट के पकड़े जा रहे हैं और ये तब डिस्पैच हुए थे अफगानिस्तान में जब अभी तक अमेरिकन नेटो फोर्सेज इधर थी। तो हाँ। ये वो बातें हैं जो अब अवाम को भी पता। पहले तो हम सर ये जो प्रोफेशनल ये को जो आप पता बात होती कर है, रहे थे, ये अब वो जबरदस्त आप बात मेरा है। ख्याल है उसकी बात कर रहे थे, 3000 किलोग्राम जो वहाँ पे गुजरात में पकड़ी गई थी वो पोर्ट के ऊपर, उसकी बात एब्सोल्युटली कर जी हाँ। हाँ, जी हाँ 3000 जी किलोग्राम एब्सोल्युटली इसी बात। कॉस्टिंग 3 बिलियन डॉलर्स की वर्थ की। एब्सोल्युटली देखिए, ये वॉर इकोनॉमी का रोना रोते हमारा पैसा लग गया। तो ये जो ड्रग्स बेच रहे हैं, ये कौन बेच रहा है? बेचने वाले कौन थे? कॉन्डुइट कौन थे? किस मुल्क से भेजा है? देवर और इंडिया जो है क्यों इनका इतना डार्लिंग है? बिकॉज दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लव। तो हुँ, जहां अजीत दोवल और इनका जो डीप स्टेट है, वो सारे हैंड इन ग्लव काम कर रहे थे। पैसा भी कमा रहे हैं, दुनिया में बीमारी भी फैला रहे हैं और ड्रग्स भी फैला रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, और साथ ही अफगानिस्तान के अंदर दोबारा घुसने के लिए आपने रशिया की बात की, अच्छी बात है। रशिया एक मेजर स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान में। उन्होंने यहाँ अपनी पूरी एम्पायर यूनियन यहाँ था अफगानिस्तान में, वरना हुँ, ये वो नंबर वन राइवल थे यूएस के। लेकिन उसके बाद वो सिर्फ रशिया रह गया, उसके बाद सोवियत यूनियन। हुँ, तो वो अभी अपने आप को सेंट्रल एशिया में दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द कॉलोनियल मास्टर जो थे। तो सेंट्रल एशिया में रशिया की इजाजत के बगैर कोई मेजर काम नहीं हो सकता। ठीक। अभी भी उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक क्लाउड बहुत है। चाइना आल्दो अफगानिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में भी आया है। वो एनर्जी, गैस एंड ऑयल, वो ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछाई है। लेकिन मेन जो स्टेक होल्डर है सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान में, रशिया उसमें अभी भी नंबर वन हाँ, नंबर टू पे खेल रहा एब्सोल्यूट है। ये रही एब्सोल्यूट बात। अब रशिया ने क्यों बुलाया है? बिकॉज रशिया है द लार्जेस्ट geopolitical stakes in Afghanistan in Central Asia. बिकॉज अफगानिस्तान में जो भी सूरत हाल होगी जिसका आपने जिक्र किया, उसका डायरेक्ट सफरिंग जो है पाकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट में आएगा। और जब ठीक है। सेंट्रल एशियन स्टेट में पॉलिटिकल अपहीवल होगा, क्या होगा? आईएमयू दोबारा जान पकड़ेगी, ईटीआईएम दोबारा जान पकड़ेगी। वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको पाकिस्तान आर्मी ने 20 साल में डिफीट किया, वो दोबारा से वो एक तरह से उनमें नई ताजगी पैदा होगी। फरगाना वैली में इकट्ठे होंगे, वो सारे हाँ, सेंट्रल एशिया में फैलेंगे और फिर रशिया में जाएंगे। रशिया ऑलरेडी चीन से बड़ा तंग था, आपको बताया, तुर्कस्तान से बड़ा तंग था। तो ये सारी वो बातें हैं जो रशिया को बॉदर करती हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया है ताकि वो अपना एक मीडिएटरी रोल प्ले करें और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि अफगानिस्तान जो सिविल वॉर की तरफ जा रहा है वो ना जाए, तो तो क्या क्या पॉजिटिव रोल रशिया करे। क्या रशिया जो है वो
जा रहा है जो उसको बढ़ गया है अब, क्योंकि इंडिया तो बिल्कुल आउट हो चुका हुआ था। अब रशिया की जी तरफ से अगर इंडिया को बुलाया तो इसका मतलब है कि वो उनको कोई ना कोई विंडो दे रहे हैं कि जी आप इधर से एंटर हों और अपना काम करें। जी, वो देखिए उसकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। रशिया अगर उनको बुला रहा है तो इसलिए कि रशिया का एक मेजर क्लाइंट है डिफेंस इंडस्ट्री का इंडिया। हाँ, उनके आपस में अभी भी जो रिलेशनशिप है वो इंडिया ने उनकी मदद की होगी, हमें भी बुलाएं, अब हमें भी यहाँ से हाँ, एंट्री का हाँ, कोई हाँ। रास्ता दे। अब वो रास्ता सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स देती हैं या नहीं देती, और अफगानिस्तान उसको मानते हैं या नहीं मानते, दैट इज अ मूट पॉइंट। हुँ, तालिबान मेरा नहीं ख्याल, अभी जो जो कुछ हुआ आखिरी जो उन्होंने कार्ड खेला पंजशीर वैली में, तो तालिबान इसी तरह समझते हैं कि कौन से मुल्क थे जो यहाँ पे इस वक्त लास्ट डिच एफर्ट कर रहे थे, उसमें हिंदुस्तान और बाकी और भी मुल्क थे जो वहां पे खेल रहे थे। तो तालिबान अभी पुराने भोले भाले तालिबान नहीं है, दे आर नाउ क्वाइट स्क्रूड अप। उनको डिप्लोमेसी इंटेलिजेंस सारी फील्ड जो है उसमें काफी वो तरक्की कर गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए आसानी होगी, टेबल पे जरूर बिठाया जा सकता है उनको, लेकिन वो दोबारा उनको एंट्री देना या कोई रोल देना, वो तालिबान मानेंगे तो फिर ही बात होगी, उसके मानने के बगैर दुनिया की कोई ताकत नहीं करेगी। ये भी आपको पता है कि अजीत दोवल साहब ने भी इंडिया में इनवाइट किया इन्हीं सारे मुल्कों को, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और तो करते हैं पाकिस्तान भी आएगा। इफ यू आस्क मी, दिस इज आउटलैंडिश आइडिया कि हुँ, इंडिया अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस बुलाए और पाकिस्तान जाए। भी आपने 20 साल वहां किया क्या क्या किया? अफगानिस्तान हाँ, में? हाँ, हाँ, आपने पाकिस्तान को पीठ में छुरों पे, आपने तो ईरान की जमीन भी हमारे खिलाफ 20 साल इस्तेमाल की है। बिल्कुल, अफगानिस्तान से आपने बार बार हुकूमती सतह पे दोवल ने और इनके प्राइम मिनिस्टर और दूसरे वजीरों ने कहा कि जी हम पूरे बलूचिस्तान में जो है 10 कश्मीर बना देंगे, हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कश्मीर बना देंगे। ये तो वो तकरीरें करते रहेगा यूजिंग द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। हुँ, तो ये इसके बावजूद दोबारा अगर ये समझता है कि उसकी इन्विटेशन पे पाकिस्तान या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भागी आएंगी, तो मेरा हाँ, ख्याल है ये बड़ा आउटलैंडिश किस्म का ख्याल है। कोई भी समझदार कौम इनके इस झांसे में नहीं आने वाली। नहीं आएगी। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा आखिर में जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था भूटान के हवाले से। मैं आपको ये एक आर्टिकल भी बल्कि दिखाता हूँ, द हिंदू में ये छपा है। उसमें ये कह रहे हैं कि जी चाइनाज़ मीडिया हेल भूटान डील एज़ ब्रेक थ्रू इन बॉर्डर टॉक्स। अब ये जो एक 3 स्टेप एमओयू साइन हुआ है इंडिया और भूटान में, ये ब्रिगेडियर साहब बड़ा इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बल्कि मैं कल बात कर रहा था, एयर मार्शल कपिल काक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो वो ये कह रहे थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंडिया कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। हमें अगर जंग भी करनी पड़ी चाइना के साथ तो हम करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा एक सिक्योरिटी एंग्ज़ायटी वहाँ पे पाई जा रही है इंडिया में, कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे? जी, इसरार साहब, ये जो डोकलाम है जो भूटान का हिस्सा है, ये भी डिस्प्यूटेड है। इस टेरिटरी में इनका डिस्प्यूट है। तो अभी जिस एमओयू का आप जिक्र कर रहे हैं, दे हैव प्रिंसिपली, इसमें उन्होंने आउटलाइन एग्री किया ताकि ये डिस्प्यूट टेरिटरी को डिमार्केट कर सकें और इस डिस्प्यूट को किस तरह रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाएं। हुँ, ये भूटान अगर ये काम कर रहा है तो भूटान को बहुत ज्यादा चाइना ने इंसेंटिवाइज किया होगा। 1949 का जो उनका अकॉर्ड है इंडिया के साथ के फॉरेन पॉलिसी डिसीजन, वो इंडिया से पूछ के करेंगे तो उनको वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत है और वो कंटेस्ट कर रहे हैं इंडिया को। तो यहाँ से डोकलाम से पहले भी इनका मेरा ख्याल चाइना का 2-3 दफा यहाँ फिजिकल डिस्प्यूट हो चुका जी, हुआ ये है, 2017 में 1962। जो आखिरी हुआ था। जी, 1970 या 78 में भी हुआ 2017 में इनका। 2017 में भी जी आपको याद है कितना स्टैंड ऑफ हो गया था जी, इंडिया के साथ? एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा हो गया था। और उससे पहले 70s में भी हुआ है, उसके पहले 1962 में पूरा ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी का जो मेन डिस्प्यूट हुआ था, इनका जो जंग पहली हुई थी जिसमें चाइना ने काफी ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, आज तक उनका हिस्सा है। तो ये उनको बातें भूली नहीं हुई है। इंडिया उसको अपना हिस्सा मानता है, चाइना अपना मानता है, लेकिन ये जो एमओयू है ये बड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है तो अगर ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसको कह रहे हैं इंडिया वाले, अगर भूटान से उनकी सेटलमेंट होती है तो इनकी जो सिलगुरी चिकन नेक है, विच कनेक्ट्स, विच इज अ वेरी वेरी नैरो हाँ, स्पेस दैट कनेक्ट्स इंडिया विद 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट, जिसको हम बोलते हैं नागालैंड, मिजोरम हाँ, हाँ, हाँ। वगैरह, ये 7 रियासतें हैं। जहां आसाम में आपको पता है ऑलरेडी उन्होंने आजादी का ऐलान किया हुआ है, बाकी रियासतें वहां भी तहरीकें चल रही हैं और वहां भी कत्लेआम हिंदुस्तानी फौजें रोज करती हैं। तो वहां 7 रियासतें अगर ये चिकन कट जाए और चाइना अगर वहां पे आके बैठ जाए तो वो 7 रियासतें
रिलीफ मिलेगा भूटान को, नेपाल को और बांग्लादेश को। हाँ, वहां पे जो इनकी इंटरफेरेंस है वो भी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट है। अगर ये एमओयू किसी एग्रीमेंट शेप में आ जाता है और ये रेजोल्यूशन हो जाती है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल ओहो, सिग्नल को क्या हुआ, एकदम सिग्नल जो आ है रहे वो हो? इसको ये बहुत अच्छा, देखेगा और उसके लिए वो जंग करना चाहेगा। ठीक ठीक तो ठीक। जंग करें, तो जंग अभी उन्होंने लद्दाख में करके देख ली है, अभी तक करके वो देख। मतलब वो सुलगा रहे हैं उसको। हाँ तो हाँ लद्दाख में जो कुछ हुआ है अभी तक वो उसका जख्म नहीं भरा। तो अगर यहाँ पे एक और फ्रंट खोलना चाहते हैं और उन्होंने अगर धमकी दी है कि जब जंग लड़ेंगे तो साथ बिस्मिल्लाह जरूर लड़े। पाकिस्तान तो इसमें वो स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन हाँ, जो बाकी 60 रियासतें छोटी हैं उनको भी रिलीफ मिल जाएगी। उनको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। चलें हम इसको ज़रा काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपसे जो आपकी इंसाइटफुल एनालिसिस है वो भी शेयर करते रहेंगे आपसे लेके और लोगों तक। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा बहुत हूँ शुक्रिया। और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाया खेशरो, तू दानी हिसाब कम वेशरा मुझे सराकसाना को ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।